चलिए तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, अपने लेक्चर नंबर 6 का रिलेशन एंड फंक्शन पे जो है ना, जो अपना रिलेशन एंड फंक्शन का 6th अपना जो लेक्चर है उसकी शुरुआत करते हैं। पहले जो हमने 4 स्पेशल फंक्शंस पढ़े हैं जिनको देखकर बच्चे थोड़े बैकफुट पा जाते हैं, उनसे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से, है ना। तो देखें, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स। तो सॉल्व फॉर एक्स में सबसे पहले ध्यान से कीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज लेस देन माइनस 5.2। ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स। एक चौथा भी लिख देता हूं, मन नहीं मानता मेरा, मन तो करता है मेरा कि बहुत तेजी से कोर्स कंप्लीट करवाऊं, पर फिर लगता है कि नहीं यार, लेवल कहीं कम ना रह जाए, तो मन मानता नहीं। इसलिए मैं सब तरह के क्वेश्चंस पे आपको एक्सपोजर चाहता हूं। और एक चीज़ पॉसिबल भी है ऑनलाइन में, क्योंकि अपने पास समय बहुत है। 9 बजे कहाँ हम लोग ऑफलाइन में क्लास ले पाते। 9 बजे तो सब ऐसा होता ना कि भाई सर लेट हो जाएंगे, वापस कैसे आएंगे घर। अभी ऐसी कोई टेंशन नहीं, तो आराम से क्लास ले सकते हैं। तो ये 4 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, डिसेंट आपको अवेयरनेस हो जाएगी। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो सबसे पहला उससे शुरुआत करते हैं और पैरेलली आप लोग सॉल्व करते हैं ना, जिससे इसका आंसर आता जाएगा वो मुझे चैट सेक्शन में बताते जाना। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, तो पहला वाला जो है, जहां आपको ऐसा लगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है जहां पे आपको सिग्नम है और फ्रैक्शनल पार्ट है, तीन ही है पिक्चर में, तो इससे ज्यादा आपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें जहां जहां वेरिएबल है, हुज द वेरिएबल एक्स, पर यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को टी मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को टी मान लेते हैं, तो ये टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को तो आप बचपन से सॉल्व करते आ रहे हो, इसको स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से करोगे, t माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 3 आएगा, t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 3 आएगा। क्लियर है? अब t की वैल्यू आ गई है, पर हमें t तो नहीं सॉल्व करना, हमें तो x के लिए सॉल्व करना है। तो व्हाट इज t? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2। और का मतलब क्या होता है मैथ्स में? यूनियन। याद रखना, और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। रोहन ने जवाब दिया 2 से लेकर 4, 2 इंक्लूडेड 4 एक्सक्लूडेड। देखते रोहन, सही है कि नहीं? यूनियन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 कब होता है? x जब 2 हो, 2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, 2.1 का भी 2, 2.3 का भी 2, 2.4 का भी 2। मतलब इसका आंसर होगा x इज एन एलिमेंट ऑफ, ध्यान देखना, 2 से लेकर 3, पर 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 3। तो इसका आंसर ये होगा यूनियन। इसका क्या होगा? इसलिए x इज एन एलिमेंट ऑफ 3 से लेकर 4। अब यूनियन का मतलब क्या होता है? अगर आपको दो इंटरवल्स का यूनियन निकालना है तो बहुत सिंपल है, नंबर लाइन पे बना लो, और जहां जहां आपको लाइन मिले वहां वहां सब कुछ। ठीक है ना? तो नंबर लाइन पे गए, ये है 2 से लेकर 3, ये 3 से लेकर 4, ये कहता है 2 से लेकर 3, 2 इंक्लूडेड 3 एक्सक्लूडेड, और ये कहता है 3 से लेकर 4, 3 इंक्लूडिंग 4 एक्सक्लूडिंग। अब याद रखना, हमने क्या निकालना है? यूनियन। हमने क्या निकालना है? यूनियन। तो क्योंकि अपने को यूनियन निकालना है, अर्श का भी आंसर आया, क्या बात है, क्योंकि अपने को यूनियन निकालना है। एक मिनट, अभी भी स्टूडेंट्स आर कमिंग। हाँ, तो क्योंकि अपने को क्या निकालना है? यूनियन। क्योंकि अपने को निकालना है यूनियन, तो यूनियन में देखते हैं कहाँ कहाँ इंटरवल है। देखो 2 से शुरुआत हो रही है, 2 से 3, 3 यहाँ नहीं है पर यहाँ है, तो यूनियन मतलब कहीं ना कहीं हो। याद है ना, यूनियन का मतलब होता है ए में, ए यूनियन बी क्या होता है? ए में हो या बी में हो। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो 2 से लेकर 3, 3 इसमें नहीं है पर इसमें, तो यहाँ से काउंट करेंगे, और कहाँ तक? 4, 4 एक्सक्लूडिंग। तो आंसर होगा x इज एन एलिमेंट ऑफ 2 से लेकर 4, 2 इंक्लूडिंग 4 एक्सक्लूडिंग। बेटा सभी लोग थम्स अप दे दें अगर ये चीज समझ में आ गई। सभी लोग, रजत ने भी दे दिया, क्या बात है रजत, रजत ने आंसर दे दिया, इसका मतलब आ गया होगा सबको। ऐसे मजे ले रहा हूँ रजत, डोंट सीरियस में तो जाना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। चलो अगला करें, अगला करें सेकंड, अगला करें सेकंड।
सेकेंड अटेम्प्ट करें। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन -5.2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन -5.2। बता दो ना, इसको लिख लिया होगा सब लोगों ने। ठीक, आगे देखते हैं। तो इस पे आते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन -5.2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन -5.2। अब सुनना बड़े ध्यान से, दिमाग अपने को पूरा लगाना है, लॉजिक तो कहीं नहीं जाएगा, फॉर्मूले बाद की बात है। अब x जो है चाहे कुछ भी हो, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, क्योंकि आपको मालूम है ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट क्या आता है, इंटीजर। तो ये एक इंटीजर है। क्या तुम बता सकते हो वो सबसे पहला कौन सा इंटीजर होगा नंबर लाइन पे, सबसे बड़ा वो कौन सा इंटीजर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? कौन सा ऐसा इंटीजर है जो -5.2 से जस्ट छोटा है? तो बता सकता है -6। क्या बात है, तो इसका मतलब ये चीज लिखूं या ये लिखूं, इट इज वन एंड द सेम थिंग, सबको ये रियलाइज होना चाहिए, ये और ये सेम ही है। कोई इंटीजर -5.2 से छोटा है मतलब वो -6 या -6 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि वो इंटीजर है कि नहीं? अब उसके बाद नंबर लाइन पे आते हैं, इसको लेके नंबर लाइन पे आते हैं अपन। तो इसको अपन नंबर लाइन पे लेके आते हैं और सोचते हैं। वैसे तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में शायद आपको बताया भी था इसका आंसर, पर नॉनदलेस ये है -6, ये है -5, ये है -4। दिमाग लगाते हैं, सॉरी क्या कर दिया, -5 है और ये -7 है, एंड सो ऑन। कोई इंटीजर x की ऐसी वैल्यू कि जब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तो -6 से छोटा हो। देखते हैं -6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। -6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 होता है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। चलो अपन थोड़ा राइट में आते हैं, यहां पर आएगा -5.5। क्या तुम बता सकते हो, सोचो दिमाग, -5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? क्या x -5.5 हो सकता है? देखते हैं। अगर मैं x को -5.5 डालता हूं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -6, और इक्वल टू -6 अलाउड है, मतलब -5.5 भी हो सकता है, -5.5 भी हो सकता है। चलो एक और बताएं, जल्दी बताओ, यहां पर है -5.1, बताओ -5.1 x की वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है क्या? यस और नो लिखो चैट सेक्शन में। क्या -5.5 की जो वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है? -5.1 सॉरी -5.1 x हो सकता है क्या? जल्दी बताएं। यस हो सकता है, क्योंकि -5.1, यस, -5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -6, और इक्वल टू -6 अलाउड है। बहुत बढ़िया बेटा, इसका मतलब कहां पे रुकेंगे हम, -5 नहीं हो सकता, क्योंकि -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -5, और वो -6 के बराबर भी नहीं है। इस साइन का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू। तो -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5, वो ना इसके बराबर है ना उससे छोटा है, इसलिए अपना आंसर होगा x शुड बी लेस देन -5, मतलब x इज एन एलिमेंट ऑफ -∞ से -5। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? बड़े आराम से 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन के बाद ही आगे की कहानी शुरू करेंगे। यू शुड बी वेल वर्स्ड विद इट, आपका नॉलेज बहुत अच्छा खासा हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पे बढ़े, थर्ड, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स, इसको सिंप्लीफाई करें और बताएं क्या आंसर आएगा। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स, इसको सिंप्लीफाई करें और बताएं आंसर क्या आएगा। करूं मैं? देखो, एल्जेब्रिक कैसे हम चीजों को सॉल्व करते हैं ये सब सीखते जाओ, आपको रियलाइज होगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ फॉर्मूला ड्रिवन ना हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज को एनालाइज करो। अब ध्यान देखो, ये जो थर्ड है वो क्या कहता है, जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो क्या कहता है, वो कहता है कि 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स। ध्यान देखिएगा, आपको मालूम है एक्स चाहे कुछ भी हो, एक्स चाहे कुछ भी हो, पर सिग्नम ऑफ एक्स की सिर्फ 3 ही आउटपुट्स पॉसिबल है। कौन कौन से आउटपुट्स पॉसिबल है? सिग्नम ऑफ एक्स के सिर्फ, आपके पास सिग्नम ऑफ एक्स के सिर्फ
तीन ही आउटपुट्स पॉसिबल है, कौन कौन से बता सकते हो? -1 0 1, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो x चाहे कुछ भी हो, सिग्नम ऑफ x के सिर्फ तीन ही आउटपुट्स पॉसिबल है। सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब केसेस बनाते हैं, इस क्वेश्चन को करने में केसेस बनाएंगे। केस नंबर 1, या तो x मेरा पॉजिटिव होगा, या फिर केस नंबर 2, या तो x मेरा 0 होगा, या फिर केस नंबर 3, या तो x मेरा नेगेटिव होगा। और जिन लोगों को सिग्नम फंक्शन समझ में आ गया उनको रियलाइज हो जाना चाहिए कि मैंने ये तीन केसेस क्यों बनाए। ये तीन केसेस मैंने इस कारण से बनाए क्योंकि जब तक मैं ये तीन केसेस नहीं बनाऊंगा, इस तरह नहीं सोचूंगा, तो फिर इसका आउटपुट क्या आएगा वो मैं समझ नहीं सकता। आप सोचो, अगर x पॉजिटिव है तो आपको मालूम है x अंदर वाली इनपुट अगर पॉजिटिव है, ये अगर ब्रैकेट के अंदर ये चीज पॉजिटिव है तो सिग्नम हमेशा आउटपुट क्या देता है? 1। तो ये बन जाएगा 1 + x = 1। 1 से 1 कटेगा, x की वैल्यू 0 आएगी। सुनना ध्यान से जो मैं कहने वाला हूं, अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो इसका आउटपुट क्या आएगा? सिग्नम ऑफ x का आउटपुट आएगा 1। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1 + x = 1। 1 से 1 कटेगा, x की वैल्यू 0 आएगी। सुनना ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूं। हमने ये माना है, हमने ये कंडीशन मानी है, तो ये आंसर आया है। हमने ये कंडीशन मानी है तो ये सिंप्लीफाई हुआ है, तो ये आंसर आया है। तो मतलब ये जो भी आंसर आया है वो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए। ये चीज समझ में आ गई तो थम्स अप दे दो। हमने ये माना है तो ये आंसर आया है, तो इसका मतलब ये जो आंसर आया वो इस कंडीशन को तो एटलीस्ट सेटिस्फाई करेगा। इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन होगा। अब ये कहता है x पॉजिटिव हो, ये कहता है x 0 हो ही नहीं सकता। x 0 हम इस सोल्यूशन को कंसीडर कर ही नहीं सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी ये कंसीडर कर रखा है कि x हमारा पॉजिटिव है। तो यहां पे होगा नो सोल्यूशन, यहां पे होगा नो सोल्यूशन। क्लियर है? इस पे आते हैं। x 0 है, हमने मान लिया कि x 0 है। अगर x 0 है तो सिग्नम ऑफ 0 क्या होता है? 0। हमने मान ही लिया कि x 0 है तो 1 + x = 0। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आएगी? -1। नहीं भैया भाई, या फिर ऐसे सोचो ना, तुमने अगर x को 0 मान ही लिया तो यहां भी x को 0 डाल दो। ये लो, x को 0 डाल दिया। क्या 1 0 के बराबर होता है? नहीं, ये तो एब्सर्ड है। मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। x = 0 भी सोल्यूशन नहीं है। चलो सर, फाइनली लास्ट सिनेरियो, क्या पता हमारी किस्मत जाग जाए। x नेगेटिव है। आपको मालूम है अगर x नेगेटिव होगा, आपको मालूम है कि अगर x नेगेटिव होगा, एक मिनट, हाँ, आपको मालूम है कि अगर x नेगेटिव होगा तो सिग्नम ऑफ ए नेगेटिव क्वांटिटी क्या होती है? -1। तो बन जाएगा 1 + x = -1। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? -2। हमने ये माना है तो ये आंसर आया है। क्या ये आंसर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? यस। तो देयरफॉर दिस इज द ओनली सॉल्यूशन दैट इज देयर। अब ये जो तीन केसेस थे उनके बीच में था और। पहले केस से हमारे पास आंसर आया 5, नो सॉल्यूशन, यूनियन, और काउंट और यूनियन। दूसरे से भी हमारे पास आंसर आया 5, यूनियन। यहां से हमारे पास आंसर आया -2। तो आपको मालूम है 5 यूनियन 5 होता है, 5 का किसी के साथ भी यूनियन वही सेट होता है। तो आंसर क्या होगा? -2। -2 इज द ओनली सॉल्यूशन। बेटा फटाफट बताएं अगर ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई। फटाफट बताएं अगर ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई। अब आई वांट दिस आंसर कमिंग फ्रॉम यू, ये तो मैं चाहता हूं आपसे। अब मैं एकदम आपसे चौथे वाले का आंसर मैं चाहता हूं आपसे। चलो मैं आपको देता हूं पूरे 10 सेकेंड। चौथे वाले का आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। रोहन बोलता ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। ये चौथे वाले का आंसर बताया रोहन ने। देखो, जो आपको लर्निंग लेनी है ना, देखो कैलकुलस जो है ना वो 11th के बहुत सारे चैप्टर्स से एकदम डिफरेंट है। 11th में क्या होता था, कोर्स ज्यादा था, पर 11th में क्या होता था, चैप्टर के बाद चैप्टर, चैप्टर के बाद चैप्टर आते थे। तो पहले ही चैप्टर में हो सकता है आप ज्यादा इंटेलिजेंस लगाओ तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कैलकुलस में ऐसा है नहीं। कैलकुलस जो है ना, जैसे मैं कहता हूं, आपको कैलकुलस की पूरी फील तब आएगी जब आप कैलकुलस के एंड पे पहुंचोगे। जब आपको डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, एरिया, आपको कर्व बनाने में एक्सपर्टीज हो जाएगी, तब जाकर आप फ्लैशबैक में जब चीजों को देखोगे तब आपको पूरी क्लैरिटी आएगी। तब तक आप सीख रहे हो। तो इसलिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एकदम से सोचो कि मैंने एक चीज पढ़ ली आज तो मैं अगली बार से ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन कर ही दूंगा। आप दूसरे प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चंस देखोगे तो हो सकता है आप फंस जाओ। तो ये जो डेवलपमेंट है ना, धीरे धीरे होगा। कैलकुलस में स्पेशली ऐसा होता है, व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस,
क्योंकि इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। स्टार्टिंग से अपने आप को ऑन ट्रैक रखना, कोई बैकलॉग मत छोड़ना। और जो मैं कह रहा हूँ बार बार कि भैया रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग जितना एफर्ट अभी डालोगे ना, यू विल फील कि आगे के चैप्टर्स आपको इजी लगते जाएंगे। ठीक है, चलो। अर्श बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स शुड बी 0। देखते हैं अर्श, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। चलिए दिमाग लगाते हैं, ध्यान देखना मैं क्या बोल रहा हूं। जो जो चीजें हमें फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में पता है वो सोचते हैं। हमें मालूम है कि फ्रैक्शनल पार्ट, हमें फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता है कि x चाहे कुछ भी हो, x चाहे कुछ भी हो, x चाहे कुछ भी हो, हमें मालूम है फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, फ्रैक्शनल पार्ट वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है कि नहीं होता? इसका मतलब जो ये राइट साइड है, ये अभी मैं मेथड 1 से कर रहा हूं, मेथड नंबर 1 लिख लेना अपने नोट्स में भी। मैं 2 मेथड से करके दिखाऊंगा। दूसरा मेथड तो आपको बहुत प्यारा लगेगा, दूसरा मेथड तो आप बोलोगे सर यही करते हैं। और ये जो दूसरा मेथड है ना, इसको मैंने अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में पढ़ाया है, सेकेंड या थर्ड लेक्चर में ही है, आप लिख लो। एनएफ मेथड के नाम से पढ़ा है मैंने, पता नहीं कितने लोगों में तुम में से पढ़ा है एनएफ मेथड। मैंने एनएफ मेथड के नाम से पढ़ाया और इससे और टफ क्वेश्चन भी वहां पे करवाए है ना। एनएफ मेथड, ठीक है, एनएफ मेथड, यस भूमिका, एनएफ मेथड। पहला मेथड जो है वो लॉजिकल मेथड है। आपको ये मालूम चल गया, आपको फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ याद आया, आपको याद आया कि यार फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू चाहे एक्स कुछ भी हो 0 और 1 के बीच में होती है। इसका मतलब जो राइट साइड है, राइट साइड जो है वो 0 और 1 के बीच में ही है। इसका मतलब जो राइट साइड है वो 0 और 1 के बीच में ही है। इसका मतलब जो लेफ्ट साइड है वो अगर उसके बराबर है, इसका मतलब x शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1। बोलो हाँ या ना। ये आपको एक प्रिमिटिव आइडिया लग गया कि जो मेरा आंसर है 0 और 1 के बीच में ही होगा, हाँ या ना। ठीक है, अब दिमाग लगाते हैं। अगर मुझे ये समझ में आ गया कि जो भाई राइट हैंड साइड है, ये पूरा राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन 0 और 1 के बीच में है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 0 और 1 के बीच में, मतलब हमें आइडिया लग गया कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। अब आपको मालूम है फ्रैक्शनल पार्ट का दूसरा, फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन क्या होती है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। याद आया कि नहीं है? फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन क्या होती है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और अगर x 0 और 1 के बीच में है तो दुनिया जानती है अगर x 0 और 1 के बीच में, तो अगले स्टेप में लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं अगले स्टेप में, x इज इक्वल टू, इसको लिख देता हूं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। पर क्योंकि हमने ये डिकोड कर रखा है कि x 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0, मतलब x इज इक्वल टू x आ गया। ध्यान देखना, x इक्वल टू x आ गया। अब ध्यान सुनना इस स्टेप को जो मैं कहने वाला हूं। x इज इक्वल टू x आ गया, x इज इक्वल टू x आ गया, क्योंकि x जो है 0 और 1 के बीच में। समझ में आया? अब तुम बोलोगे सर ये तो सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, ज्यादा कोई ज्यादा दिमाग लगा देगा तो बोलेगा x को इधर ट्रांसफर करता हूं तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। बताओ ये 0 इज इक्वल टू 0 जो आया है वो एक यूनिवर्सल सच है। इट्स अ यूनिवर्सल सच, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट जो कि ट्रू है। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ कि 0 0 के बराबर होता है। इसका मतलब x चाहे कुछ भी हो, x चाहे कुछ भी हो, x x के बराबर होगा, क्योंकि 0 0 के बराबर होता है। इसका मतलब जो x के बारे में हमने स्टार्टिंग में कंडीशन ले रखी है वो हर जगह इसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसका आंसर होगा x लाइज बिटवीन 0 से लेकर 1। ये इसका आंसर है। इवन दो इट्स इक्वेशन, इसका आंसर एक पूरा इंटरवल आएगा। और देख लो 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर सोचो, तुम सब अलग अलग सोचो, अपने अपने दिमाग में कोई भी एक नंबर सोच लो 0 और 1 के बीच में, मुझे मत बताना। मैं सोच लेता हूँ एक 0.3, मैं 0.3 डालता हूँ इसके अंदर, x की जगह 0.3 डालता हूँ। क्या 0.3 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.3? यस। व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.3? 0.3 के बराबर होता है। और मुझे गारंटी कि आप लोगों ने भी जो 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर सोचा होगा और यहाँ पुट किया हो तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? बता दें। अब ये जो तरीका है ना, ये बहुत लॉजिकल है। ये तरीका जो है बहुत लॉजिकल है, ये सब दिमाग में आना चाहिए। जो थोड़ा और छोटा मेथड हो सकता है वो ये है कि आपको फ्रैक्शनल पार्ट की टेंशन ही नहीं लेनी, आपको फ्रैक्शनल पार्ट की टेंशन ही नहीं लेनी। आपने क्या करना है, थोड़ा मेथड ट्रिकी है, पर अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो इसके रिकॉर्डेड सेशन में, जब ये सेशन को रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसको दोबारा एक बार पढ़ना, एक बार वापस देखना। पर व्हाट इज दैट मेथड
जो मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स करती है, मेजॉरिटी ऑफ द जगहों पे वही रिकमेंडेड होता है। और वो जो मेथड है वो ये है, कभी भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट नजर आए तो आप उसको x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख दो। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में फ्रैक्शनल पार्ट में दिमाग थोड़ा कम लगता है। तो आपको मालूम है x है कुछ भी हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और यहां से x कट जाएगा तो यहां से आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 0, माइनस भी कट जाएगा। बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 कब होता है? व्हेन x लाइज बिटवीन 0 से लेकर 1, दैट इज योर आंसर। 0 इंक्लूडेड, 1 नॉट इंक्लूडेड, इट्स द सेम आंसर। बेटा सभी लोग थम्स अप दें। शुरुआत करते हैं हम आगे की थ्योरी का। दिस वाज अ थ्योरी दैट वाज देयर व्हिच हैज रिवाइज्ड यू द 4 मेजर, हम लोगों ने जो कंसेप्ट्स पढ़े थे, 4 मेजर जो हम लोगों ने ट्रिकी वाले फंक्शंस पढ़े थे। कौन कौन से थे? सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस। मॉडुलस के ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं था, पर मॉडुलस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है। चलो आगे। अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हम लोग मूव करने वाले हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे आने वाले हैं। मैं आपको वापस से एक हल्का सा फ्लो बता दूं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ेंगे, एंड ओवरऑल देखा जाएगा तो एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 चीज़ों की नॉलेज आपको चाहिए। पर हम लोग जैसे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। पीरियोडिक फंक्शंस पढ़ेंगे, कुछ फंक्शंस की जनरल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो नॉनदलेस सबसे पहले एक छोटी चीज पढ़ लेते हैं, इक्वल फंक्शंस ना। इक्वल फंक्शंस, ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 फंक्शंस इक्वल कब होते हैं? व्हेन आर 2 फंक्शंस इक्वल? तो लेट मी स्टार्ट विद एन एग्जांपल। सपोज मैं आपको एक फंक्शन दूं fx which is x square minus 9 upon x minus 3। तो में से कई लोग इनफैक्ट इसका जवाब दे देंगे क्योंकि ये डिस्कशन में कर रखा है लास्ट ईयर भी। और एक फंक्शन है gx equal to x plus 3। सोच के बताओ क्या ये दोनों फंक्शन सेम है? और यस और नो लिख देना चैट सेक्शन में, क्या ये दोनों फंक्शन सेम है? fx equal to x square minus 9 upon x minus 3, और एक दूसरा फंक्शन है gx that is x plus 3। क्या ये दोनों फंक्शन सेम है? आर दे इक्वल फंक्शंस? आर दे इक्वल फंक्शंस? रोहन बोलता नो। बाकी लोग का क्या कहना है? बाकी लोग कहेंगे अरे क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर, fx को अपन ने लिखा यहाँ x minus 3 into x plus 3, x minus 3। सर बिंदास सिंप्लीफाई करो, fx is equal to x plus 3, दोनों बराबर हो तो गए। क्या बात है? अभी भी कुछ लोग नो कह रहे हैं, अरे क्या बात कर रहे हो यार, बराबर प्रूफ कर डाला मैंने तो। मैं तो बराबर प्रूफ कर डाला। ईसा बोलता सर आपने लिमिट्स में बताया था। अरे मैंने तो बहुत कुछ बताया है मैं तो बहुत कुछ बताऊंगा और बहुत कुछ बताया भी है। हाँ ये दोनों बराबर नहीं है, बताता हूं क्यों। तो लिख लो आप, व्हेन आर 2 फंक्शंस इक्वल, लिख लें 2 फंक्शंस आर इक्वल इफ, 2 फंक्शंस बराबर कब होते हैं? तो 2 फंक्शंस बराबर कब होते हैं उसकी कंडीशन लिख लो। 2 फंक्शंस आर इक्वल इफ the domain of both are same, if the domain of both are same, if the domain of both are same, and if the domain of both are same, ये तो सेम हो गया, domain is same, दोनों के डोमेन सेम होनी चाहिए। दूसरा रेंज इज सेम। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इनफैक्ट इन दोनों को छोड़ भी दो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देयर ग्राफ्स शुड ओवरलैप। अरे भाई हर चीज का जवाब ग्राफ में, हर चीज का जवाब ग्राफ में, अगर 2 लोगों के ग्राफ ओवरलैप कर जाए, एक के ऊपर एक पड़ जाए, तो फिर तो होना ही होना है। अब देखो ध्यान से, विद दिस नॉलेज इन योर हैंड, सोचो इस gx का डोमेन क्या है? याद होगा डोमेन के मैंने 4 गोल्डन रूल्स पढ़ाए थे पिछले क्लास में। इसमें डिनोमिनेटर क्या है? 1, तो डिनोमिनेटर से डर नहीं है, अंडर रूट भी नहीं है, लॉग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू r, अच्छी बात है। इसका डोमेन क्या है? इसमें एक डिनोमिनेटर है, तो आपको मालूम है डोमेन निकालते समय आप बोलोगे डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब इसका डोमेन है x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 3। यस और नो? आप देख सकते हो दोनों के डोमेन अलग अलग है, तो हम यहीं पे कह सकते हैं कि दोनों फंक्शंस इक्वल नहीं है, दे मे बी सिमिलर। प्लीज लुक,
अंग्रेजी का प्रयोग ऐसे मैं थोड़ा कम करता हूँ, है बड़ी अच्छी मेरी अंग्रेजी, इसलिए ध्यान से सुनना जब मैं अंग्रेजी का स्टेटमेंट बोलता हूँ। दे मे लुक टू बी सिमिलर, दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट इक्वल, दे मे बी सिमिलर बट दे आर नॉट इक्वल। और इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे अगर आप इन दोनों के ग्राफ को प्लॉट करोगे। ये चीज आपने लिख ली होगी, इन दोनों के ग्राफ को अगर आप प्लॉट करोगे तो आप इस चीज को और अच्छी तरह समझोगे। देखना कैसे, आपको मालूम है कि जो ये फंक्शन है इसको लिख देता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपने गलती की थी जो मैंने जल्दीबाजी में की थी, जब आप इसको कैंसिल आउट करते हो तो याद होगा आपको मालूम है कि आप फाइनाइट क्वांटिटी को फाइनाइट क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हो। ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, पर अगर ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया तो 0/0 को कैंसिल करके आप 1 नहीं लिख सकते। लिमिट्स में पढ़ा था, क्योंकि आप 0/0 को कैंसिल करके लिमिट नहीं पढ़ सकते, इसलिए अगर आप इन दोनों काट रहे हो तो यहां पे लिखोगे x शुड नॉट बी 3। मतलब ये जो फंक्शन है वो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 के बराबर तो है बट x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, जबकि ये जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब सर अंतर क्या है? अंतर आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा अगर आप इसका ग्राफ बना दो। मैं fx का ग्राफ बना रहा हूं, देखो जो fx है वो भी स्ट्रेट लाइन है, जो gx है वो भी स्ट्रेट लाइन है। जो fx है वो एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी स्लोप 1 है और y इंटरसेप्ट 3 है। gx भी एक लाइन है जिसकी स्लोप 1 है और y इंटरसेप्ट 3 है। मतलब कुछ इस तरह की कहानी है। ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 की लाइन है। ये हमारा किसका फंक्शन है? gx का, ये gx का है। पर इसमें एक कंडीशन x3 नहीं होना चाहिए, x3 नहीं होना चाहिए, 3 के करस्पॉन्डिंग 6 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं fx का ग्राफ बनाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे हॉलो सर्कल बनाना पड़ेगा। fx का ग्राफ बनाऊंगा तो यहाँ पे हॉलो सर्कल बनाना पड़ेगा। तो fx के ग्राफ में स्ट्रेट लाइन वही होगी पर यहाँ हॉलो सर्कल होगा, पर gx के ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब वो दोनों एग्जैक्टली ओवरलैपिंग कर्व्स, ओवरलैपिंग ग्राफ नहीं है, इसलिए ये दोनों इक्वल फंक्शंस नहीं है। क्लियर है? बहुत इजी चीज है, हेडिंग डालें क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। मैं ज्यादा पूछ भी नहीं रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, बस ये चीज याद रखना। इक्वल फंक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा और डिटेल में जब हम एक और आगे के चैप्टर में पहुंचेंगे जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वहां पर और डिटेल में डिस्कशन करेंगे फंक्शंस का। तो रहे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, दिस इज टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। तो इसमें जो नाम आने वाले हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, इसमें जो नाम आने वाले हैं वो ऑलरेडी आपको पता है। तो आपको मालूम है टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था रिलेशंस की तरह, फंक्शंस को भी मैपिंग डायग्राम के बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? 1 to 1 या मेनी टू 1। आपको मालूम है 1 to 1 का मतलब क्या है? एवरी एलिमेंट इन द डोमेन हैज एग्जैक्टली वन एंड यूनिक इमेज। डोमेन का एक एलिमेंट रेंज के या को डोमेन के एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट के साथ यूनिकली अटैच्ड होगा। 1 to 1 इस तरह की मैपिंग, हर एक 1 to 1 है। पर मेनी टू 1 में क्या होता है? कुछ इस तरह की मैपिंग। सब पता है आपको मेनी टू 1 में क्या होता है। बट द फैक्ट रिमेंस कि जब मुझे कोई फंक्शन देगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो 1 to 1 है कि मेनी टू 1 है? तो पहले एक जेनरिक डिस्कशन करते हैं। पर उस जेनरिक डिस्कशन में पहुंचने से पहले लिखें आइडेंटिफाइंग, हेडिंग डालिएगा आइडेंटिफाइंग इफ अ फंक्शन इज 1 to 1 और मेनी टू 1। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये भी बहुत अच्छी कहानी है। सो आइडेंटिफाइंग इफ अ फंक्शन इज 1 to 1 और मेनी टू 1, ये चीज तो आपको पता है ना, तो हम सब दे देना, ये चीज तो पता ही है आपको। बेस्ड ऑन मैपिंग डायग्राम हम फंक्शंस को दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, 1 to 1 और मेनी टू 1, बहुत बार बोल चुका हूँ। और आपको मालूम है 1 to 1 का एक और नाम क्या है? चलो इसी का जवाब दे दो, थम्स अप छोड़ो, इसका जवाब दे दो चैट सेक्शन में। 1 to 1 का एक और नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ अनदर 1 to 1 फंक्शन? व्हाट इज अनदर नेम फॉर 1 to 1 फंक्शंस? इसी का नाम दे दो चैट सेक्शन में। इंजेक्टिव, बहुत बढ़िया, इंजेक्टिव। बेटा रटेगा इस तरह, मैं बार बार पूछता हूँ इसलिए नहीं मुझे मजे आ रहे हैं, मुझे तो पता ही है, मैं तो इसलिए पूछता हूँ कि आपको बार बार रिकॉल वैल्यू बढ़े, रिकॉल करो हर चीज को, ठीक है ना? एनीवेज, सो लिखें, पहले मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ, एक छोटी सी लाइन लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। लिख लो, बिफोर आइडेंटिफाइंग द फंक्शन make sure
टू ऑब्जर्व द डोमेन एंड को डोमेन क्लोजली। ये लिख लेना प्लीज, एक ना स्टार मार्क करके लिख लेना या हैशटैग डाल के। ये चीज आपको भी अपन क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान जब पहुंचेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि अभी मैं आपको 1-to-1 है कि मेनी टू वन है। अब मैपिंग डायग्राम तो पॉसिबल है नहीं बनाना, क्योंकि हमने ग्राफ पढ़े इसलिए कि फंक्शन जो है, ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, आप तुम्हें ये हर हर स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, और अगर हर एक एक वर्ड समझ में आ रहा है जो मैं कहना वाला हूँ, थम्स अप देना चैट सेक्शन में। जनरली फंक्शंस आर डिफाइंड फॉर रियल वैल्यूड फंक्शंस। जनरली द फंक्शन दैट हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो जनरली द फंक्शन दैट वी आर स्टडीइंग आर डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स। हेंस drawing a mapping diagram and identifying that they are 1-to-1 or many-to-one is a difficult task. तो मैपिंग डायग्राम अगर बन जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, पर मैपिंग डायग्राम बनेगा नहीं ना। या तो हम ग्राफ बना लेंगे तो शायद उससे कुछ अच्छा मिल जाएगा, या तो हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे तो हमें कुछ और उसमें सोचना पड़ेगा। तो लिख लें ध्यान से। पहली बात आपको रियलाइज होना चाहिए कि जब भी फंक्शन में आपको ये 1-to-1 है कि many-to-one है ये पता लगाना है, तो मैंने आपको हैशटैग लिखा है, ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑब्जर्व द डोमेन एंड को डोमेन। इसकी क्या खासियत होगी, क्या इसकी अहमियत होगी, वो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान पता चलेगी। नाउ व्हाट आर द मेथड्स? तो इन मेथड्स को जनरली मैं 3 नाम से पुकारता हूं जिससे याद रहे। पहला मेथड जो है वो मेथड है जो सीबीएसई फॉलो करता है। सीबीएसई में क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत बेसिक लेवल के आते हैं, इसलिए मैं उसको सीबीएसई मेथड बोल देता हूँ, या स्कूल मेथड या एकेडमिक लेवल बोल लो, क्योंकि आईसीएसई वाले बोर्ड के बच्चे भी हैं, तो इसलिए इसको आप सीबीएसई मेथड बोल दो, ठीक है ना। तो दूसरा मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड, और तुम में से कुछ लोगों ने मुझे बताया भी HLCS ग्राफिकल मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, ग्राफिकल मेथड में जो भी फंक्शन होगा उसका ग्राफ बनाना भी आना चाहिए। ग्राफ बनाना हर एक के बस की बात तो नहीं है, और अभी मेरी बात तो छोड़ो, मेरे से भी नीचे है अभी तुम्हारी लेवल इन ड्राइंग ग्राफ। तो जब मैं कहता हूँ कि हर चीज का ग्राफ बनाना नहीं पॉसिबल, नहीं मतलब नहीं है, तो ग्राफिकल मेथड इसमें हम पढ़ेंगे HLC, लिख लेना HLC। HLC का फुल फॉर्म, ये भूमिका आपने एकदम सही बोला है, HLC पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन चेक। याद होगा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्टिकल लाइन चेक। वर्टिकल लाइन चेक में हम पता लगाते हैं कि कर्व जो है वो फंक्शन है या नहीं, तो HLC पढ़ेंगे। एंड द लास्ट इज नोन एज द ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र होता है ना, जब देवताओं से कोई राक्षस मारा नहीं जाता तो आखिरी में ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं ना, एकदम चिंतन करके कुछ ना कुछ मंत्र वंत्र बोल के ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं। तो तीसरा जो है ब्रह्मास्त्र है, और वो जो ब्रह्मास्त्र है दैट इज यूजिंग डिफरेंशिएशन, दैट इज यूजिंग डिफरेंशिएशन। अब आपको डिफरेंशिएशन आता है, और अगर नहीं आता तो डिफरेंशिएशन का आप लिस्ट देख लेना, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, कम से कम पूरा डिफरेंशिएशन आए ना आए। अब लिख लो टास्क डिफरेंशिएशन के ऊपर, डिफरेंशिएशन का होमवर्क लिख लो आप। डिफरेंशिएशन अभी आने वाला आगे, पर लेकिन डिफरेंशिएशन में मैंने ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे का एक लेक्चर बनाया है। अगली क्लास जो है वो आपकी फ्राइडे को है, आज है मंडे, तो अच्छा खासा गैप है। तो मेक श्योर कि उस क्लास में आने से पहले आप लोगों को डिफरेंशिएशन का वो एक लेक्चर देखना है। अभी क्लास के एंड में मुझे बता देना, मैं आपको बता भी दूंगा कौन सा लेक्चर कौन सा वो है। अगर या तो मैं मोबाइल में दिखा दूं आपको कौन सा वो लेक्चर है, वो लेक्चर जाके देख लेना आप लोग। डिफरेंशिएशन का 3 घंटे का है, पर अभी आपको प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और चेन रूल वो आता होगा थोड़ा बहुत, तो अपन बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ब्रह्मास्त्र है, मतलब अगर आपको ये अच्छी तरह आ गया ना, जो कि आना ही है, डिफरेंशिएशन जब आपको आ जाएगा तब तो आप और एक्सपर्टीज हो जाएगी, तो आप ना इन दोनों को सोचोगे भी नहीं, आप सीधा ये लगाओगे। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि स्कूलों में ये वाला मेथड बताते ही नहीं है। रीजन क्या है कि स्कूलों में डिफरेंशिएशन जो है वो फंक्शंस के बाद आता है, तो इवन दो सब एवरीबॉडी नोज कि इतना अच्छा मेथड है, और कई बार सीबीएसई में आप इसको अप्लाई करके आंसर बता भी सकते हो, उस लेवल के क्वेश्चन आने नहीं वैसे, पर लेकिन आप ये तरीके को हाईलाइट करना बहुत ही अच्छा मेथड है। तो लेट अस स्टार्ट विद द सीबीएसई मेथड, फिर ग्राफिकल और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। ग्राफिकल की लिमिटेशन लिख लेना, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच एंड एवरी फंक्शन, हेंस ग्राफिकल मेथड अच्छा होते हुए भी लिमिटेशन वाला है, जबकि डिफरेंशिएशन आप सबका कर सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले सीधा एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना, और उसी को तीनों मेथड से करके दिखाते हैं। तो लिखें, क्वेश्चन है, इफ f is defined
from real numbers to real number. So there is a function if f is defined from real number to real number such that fx is equal to x square plus 3 upon x square minus 3. या फिर एक काम करते हैं, बहुत ज्यादा, चलो ये वाला कर लेते हैं. इसका ग्राफ बनाना थोड़ा सा टीडियस होगा आपके लिए अभी फॉर द टाइमिंग, तो इसको ग्राफिकल नहीं करेंगे, ग्राफ के लिए हमको दूसरा मेथड ले लेंगे. सो मेथड 1 सिखा रहा हूँ आपको, सीबीएसई मेथड. तो लिखना ना सीबीएसई मेथड सिखा रहा हूँ. सो देयर इज अ फंक्शन, ऑब्जर्व कर लिया होगा आप लोगों ने, इसका डोमेन रियल नंबर और कोडोमेन रियल नंबर, सच दैट fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3. चेक इफ इट इज 1 to 1 और many to 1. लिख लिया. अब मेरे को सुनना, फिर मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, 10-20 सेकंड का, आराम से कॉपी कर लेना. तो अपन सीबीएसई मेथड से कर रहे हैं, जो आपको एकेडमिक्स में करना है, जो स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, और इसी को करना है स्कूलों में. इसके अलावा और कुछ मत करना, ग्राफ राफ में पढ़ना ही मत. अब व्हाट इज दैट मेथड? तो वो मेथड आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जब मैं इसका सोल्यूशन थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा. तो पहले मैं ना मौन रहकर, थोड़ी देर चुप रहकर, वैसे तो नहीं रहूंगा, तो थोड़ी देर चुप रहकर साइलेंटली इसका सोल्यूशन लिखता हूं और आप लोग भी कॉपी करते रहना. सो सोल्यूशन लिख रहा हूं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3. तो इस fx को पहले स्टेप में y लिख लेना. fx भी लिख सकते हो पर y लिख लेना. सो फॉर लेट, लिखें लेट ये fx है, ऐसे लिख देना. लेट f of x1 is equal to y1 and f of x2 is equal to y2. जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखते रहना, और अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्या होने वाला है. सो हमने इसको y मान लिया, fx को y मान लिया, और हमने मान लिया कि अगर आप f के अंदर इनपुट डालते हो x1 तो आउटपुट आएगा y1, और अगर आप f के अंदर इनपुट डालते हो x2 तो आउटपुट आएगा y2. ठीक है. What does this imply? ये हमने अज्यूम कर लिया. ये आपको स्टैंडर्ड स्टेप में हर बार करना है. इसका क्या मतलब है? सुनना, मैपिंग डायग्राम के थ्रू साइमल्टेनियस समझा रहा हूं. तो हम मैपिंग डायग्राम बना तो नहीं सकते, पर हमने मान लिया कि एक इनपुट x1 है, एक इनपुट x2 है. x1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट y1 है, x2 के करस्पॉन्डिंग y2 आउटपुट है. अब दिस इंप्लाइज व्हाट इज y1? y1 इज fx1. fx1 होगा x1 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x1 का स्क्वायर माइनस 3. एंड व्हाट इज y2 फ्रॉम हियर? y2 it would be fx2 which is x2 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x2 का स्क्वायर माइनस 3. ये स्टेप स्टैंडर्ड है, जिसको मैं डबल लाइन कर रहा हूँ स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं. फिर दूसरा स्टेप अर्पित बोलता है 1 to 1. बेटा अर्पित सुनते जाओ ना. दूसरा स्टेप, ये स्टैंडर्ड स्टेप है, हमेशा करना. लेट y1 is equal to y2. इससे क्या होगा अभी समझ में आएगा, पर ये करना ही करना है. लेट y1 is equal to y2. सिंस y1 is equal to y2, this implies x1 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x1 का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x2 का स्क्वायर माइनस 3. ठीक है. इज दैट क्लियर? देखो अर्पित, जो आपने जवाब दिया ना 1 to 1, वो वैसे ही गलत है. क्योंकि अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो आप ऐसे देख के बता सकते हो कि ये 1 to 1 नहीं होगा. अभी देखना क्यों, अभी पहले देखते जाओ इसको. अब फ्रॉम हियर इसको सिंप्लीफाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. तो क्या आएगा? x1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू x2 का स्क्वायर माइनस 3. अभी ये सब बड़ा एब्सर्ड सा लग रहा होगा, अभी सब कुछ पूरी कहानी सुनोगे सब कुछ एकदम फॉल इन प्लेस करेगा. इसे सुनते आना. ये आएगा x2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू x1 का स्क्वायर माइनस 3, है ना. मल्टीप्लाई आप लोगों को करना है, फटाफट मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करके बताओ फाइनली क्या स्टेटमेंट आएगा. सोच के बताना. तो यहाँ से आएगा x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस 3x1 का स्क्वायर प्लस 3x2 का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर माइनस 3x2 का स्क्वायर प्लस 3x1 का स्क्वायर माइनस 9. माइनस 9 से माइनस 9 कट जाएगा, x2 का स्क्वायर ये कट जाएगा, 3x2 इधर चलेगा, 6x2 का स्क्वायर ये इधर चलेगा, 6x1 का स्क्वायर. यहाँ से आएगा x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर, है ना. दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज x2 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू माइनस x1. आपको मालूम है दो लोगों का स्क्वायर अगर बराबर है तो या तो x2 x1 के बराबर होगा या फिर x2 माइनस x1 के बराबर होगा. प्लीज लिखने के बाद w लिख देना चैट सेक्शन में. सिर्फ w बोल रहा हूँ, समझ में ना भी आया होगा वो समझ में आ जाएगा भी आपको, पर अभी पूरा कॉपी करने के बाद w लिख देना चैट सेक्शन में. ईसा ने w लिख दिया, बाकी लोग भी w लिख दीजिएगा.
अब जो मैं समझाने वाला हूं ध्यान सुनना। ये जो पूरा मेथड है, प्रिंस ने भी डब्ल्यू लिखा है, बहुत बढ़िया मेरा। ये जो पूरा मैंने मेथड लिखा है आपके सामने, ये जो मैंने पूरा मेथड लिखा है, इसमें बता दूं क्या हुआ है। सबको समझ में आ गया ना? अब सुनिएगा ध्यान से क्या हुआ। मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व किया। मैंने एक इनपुट x1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट y1 माना, एक इनपुट x2 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट y2 माना। मैपिंग डायग्राम में अगर अजम्पशन को फोर्स ही करूंगा तो ये किया मैंने, x1 के करस्पॉन्डिंग y1, x2 के करस्पॉन्डिंग y2। अब आप देख सकते हो एक जगह मैंने y1 को y2 के बराबर पुट कर दिया, मैंने अज्यूम कर लिया कि y1 y2 के बराबर है। इससे हुआ क्या कि अगर y1 y2 के बराबर हो गया तो मैंने इन दोनों के आउटपुट्स को सेम बना लिया। मैंने y1 और y2 को सेम बना दिया, मतलब y1 और y2 सेम है। अब सुनना बड़े ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूं। तो मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लिया कि y1 और y2 बराबर है, ये स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, ये दोनों स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, यही करना है हर बार आपको। अब सुनना, अगर ये 1 to 1 होता, अगर ये 1 to 1 होता, ध्यान से देखना, y1 और y2 दो अलग अलग आउटपुट्स थे, तुमने उन दोनों को बराबर कर दिया। अगर ये 1 to 1 होता तो x1 और x2 भी बराबर हो जाते और कोई कंडीशन आती ही नहीं। अगर y1 और y2 बराबर हैं, दो आउटपुट्स बराबर हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग इनपुट्स भी बराबर ही होने चाहिए, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर y1 और y2 को तुमने बराबर कर दिया और x1 और x2 भी बराबर हो जाते, भैया x1 y1 को y2 के बराबर पुट करने पे अगर x1 और x2 भी बराबर हो जाते तो ये 1 to 1 होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये अब s लिखो चैट सेक्शन में अगर समझ में आया। तो आपने क्या किया, y1 को y2 से बराबर पुट किया और सॉल्व किया, और सॉल्व करके देखा कि भाई x1 और x2 पे क्या कंडीशन आती है। पर हुआ क्या कि जब आपने x1 और x2 की कंडीशन निकालने की कोशिश की तो x1 इक्वल टू x2 तो आया ही आया, जो कि आना भी था, ये तो हमेशा आएगा। x1 इक्वल टू x2 तो हमेशा ही आएगा। अरे भाई दो आउटपुट्स को बराबर कर दिया तो उनके इनपुट्स तो बराबर होने पे उनके आउटपुट्स तो बराबर होंगे होंगे, ये तो आएगा ही, हमेशा आएगा। अरे भाई अगर y1 y2 के बराबर है तो x1 x2 के बराबर, ये पॉसिबिलिटी तो हमेशा आएगी। पर साथ में एक और कंडीशन आ गई कि भैया x1 x2 के बराबर है तो y1 y2 के बराबर है, ये तो है ही, पर लेकिन साथ में एक और कंडीशन आ गई कि इट कैन ऑल्सो भी पॉसिबल, ये और है ना, इट कैन ऑल्सो भी पॉसिबल अगर x2 माइनस x1 के बराबर है। इसका मतलब देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि अगर x1 x2 बराबर ना हो, पर अगर x2 माइनस ऑफ x1 है, तब भी दोनों के आउटपुट सेम आ रहे हैं। इसका मतलब जो इकलौती कंडीशन है उसके साथ साथ एक सेपरेट कंडीशन भी है, और ये पॉसिबल भी है। क्यों है पॉसिबल, ध्यान देखो। अगर x1 एक रियल नंबर है तो उसका नेगेटिव भी रियल नंबर होगा। तो फॉर एनी इनपुट x1, another input x2 which is minus times of it would also be real, और सारी रियल वैल्यूज के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, मतलब ये कंडीशन भी पॉसिबल है। इसका मतलब दोनों बराबर होने के साथ साथ एक और पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, इसलिए ये 1 to 1 नहीं होगा, मेनी टू 1 होगा। जितने लोगों को समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जितने लोगों को नहीं समझ में आया वो अभी के लिए समझ लो। एक और एग्जांपल देखेंगे कि अगर सिंप्लीफाई करने पे इकलौती यही कंडीशन आए तो 1 to 1, पर साइमल्टेनियसली अगर एक से ज्यादा एक और कंडीशन आ जाए जो कि पॉसिबल है तो देन इट वुड बी मेनी टू 1। बेटा ये चीज समझ में आ गई? थम्स अप दे दो। देन इट वुड बी मेनी टू 1। प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर ये चीज समझ में आ गई। ये बहुत अच्छी तरह समझ लो क्योंकि यही आपको हर बार करना है इफ इट कम्स इन योर schools. If this concept comes in your school, you have to do it again and again. अब सुनना ध्यान से, मान लो इस क्वेश्चन में, बड़े ध्यान सुनना, मान लो इस क्वेश्चन में मैं यहां पर एक छोटा सा चेंज कर दूं, r प्लस लिख दूं, बताओ वुड इट, पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या है, पिछले क्वेश्चन का आंसर लिख लेना, इट इज मेनी टू 1, सिंस देयर आर टू कंडीशंस, सिंस देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, हेंस इट इज मेनी टू 1। ये चीज याद रखना। अब जब तक बाकी लोग कॉपी कर रहे हैं, वापस इसी क्वेश्चन को लिखो, वापस से इस क्वेश्चन को लिखो अपने नोट्स में, बस अंतर ये करना कि यहाँ पे r प्लस कर देना। अब बताओ, अब ये 1 to 1 है कि मेनी टू 1 है? अब ये 1 to 1 है कि मेनी टू 1 है? ईसा बोलता है सर 1 to 1 हो गया। उमार कोई भी एक जिसके पास ऑडियो है वो मुझे बता सकता है, चैट ऑडियो ऑन करिए, क्यों हो गया 1 to 1? आई वांट टू लिसन टू द रीजन बिहाइंड इट। बताओ कौन यूज करेगा ऑडियो, तो बताना चाहेगा क्यों ये पहले मेनी टू 1 था और r प्लस लिखते ही 1 to 1 हो गया। अरे यार बिंदास बताओ, किसी के पास ऑडियो नहीं है? भूमिका यू हैव ऑडियो, रोहन
ध्रुव बोलता है नो नेगेटिव वैल्यूज। अरे ऑडियो में बता दो वो क्या परेशानी है। चलो कई लोगों ने ऑडियो के बजाय सोचा है कि हम तो चैट में लिखेंगे। ईसा आपका ऑडियो चल रहा है? सर तो बोलता है कि सर घर में सब सो रहे हैं, चुपचाप पढ़ाई हो रही है। चलो अच्छी बात है, तो चुपचाप ही रहो, फिर मत ही बोलो फिर। चलो फिर चैट का ही प्रयोग करेंगे। मैं तो सोचा तुम लोग कुछ बोलोगे, तुम्हारे किसी दिन तुम लोग अपना वीडियो पे ऑन करना, मैं तुम लोगों को देखूंगा यार। तुम लोग मुझे कितना देखते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाया। कभी हम लोग कभी मिले कहीं भी रास्ते में, तो एक दूसरे को पहचाने, तो तुम तो पहचान जाओगे और बोलोगे नमस्ते सर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, पर मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाऊंगा क्या बोल रहे हो। मैं तो देखते हुए चले जाऊंगा आगे। चलो आगे चलते हैं। सो हम्म कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो देखो व्हाट इज द डिफरेंस दैट हैज हैपेंड। ये मेनी टू वन था, पर जैसे आपने आर प्लस किया तो पूरा पूरा सोल्यूशन सेम टू सेम होगा। तो आप लिख लेना अपने नोट्स में भी, द होल सोल्यूशन वुड रिमेन द सेम। x2 x1 के बराबर है तो होना ही होना है। अरे भाई y1 y2 बराबर कर दिया तो x2 x1 बराबर होंगे तो होगा ही होगा। पर दिस वुड नॉट बी कंसिडर्ड। क्यों? क्योंकि हमारा इनपुट x1 और x2 दोनों इनपुट्स हैं। क्योंकि हमारा इनपुट हमने डिफाइन कर दिया पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अगर x1 पॉजिटिव रियल नंबर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके x2 क्या आएगा? नेगेटिव रियल नंबर। वो अलाउड ही नहीं है। बिकॉज हमारा जो डोमेन है, हमारे जो इनपुट्स हैं, हमारे इस फंक्शन के अंदर जो मशीन है उसके अंदर जो इनपुट्स डाल रहे हैं वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो अगर x1 x2 के बराबर है, x1 पॉजिटिव है तो x2 भी पॉजिटिव होगा। अच्छी बात है, ये तो पॉसिबल है। पर अगर x1 पॉजिटिव है तो उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x2 नेगेटिव आ जाएगा। एंड नेगेटिव इनपुट इज नॉट अलाउड। तो ये कंडीशन आते हुए भी रिजेक्ट करनी पड़ेगी अपने को। ये कंडीशन आते हुए भी हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। लेट मी मूव टू अनदर क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे बताएं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बताएं। ये जानबूझ के क्वेश्चन लिया है, 1/mod x। क्यों लिया है? इससे 1/mod x का ग्राफ भी आपको समझ में आ जाएगा। ग्राफिकल तरीके से भी करेंगे। तो मैंने जानबूझ के इसको मैं सीबीएसई वाले मेथड से भी करूंगा, इसको ग्राफिकल मेथड से भी करूंगा, जिससे ग्राफिकल मेथड भी समझ में आ जाए। सीबीएसई वाला मेथड करें फटाफट। इसके अंदर मोर और लेस सब कुछ सेम ही रहेगा, बस जो चेंज होने वाली चीजें हैं वो ये आर प्लस भी हटा देना, ये आर है, ये सारी कंडीशन हटा रहा हूँ। तुम्हारे पास क्या है? दिस इज 1/mod x, दिस इज 1/mod x1, दिस इज 1/mod x2। यहाँ से क्या आएगा? 1/mod x1 इज इक्वल टू 1/mod x2। यहाँ से क्या आएगा? mod x1 इज इक्वल टू mod x2। दो वैल्यूज का मॉडुलस बराबर है, दो वैल्यूज के मॉडुलस बराबर हैं, तो क्या हो सकता है? या तो x1 x2 के बराबर होगा, या फिर x1 माइनस ऑफ x2 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? और क्योंकि x1 और x2 इनपुट्स हैं और इनपुट सारे रियल नंबर्स अलाउड है, तो ये तो होना ही होना था। साथ में ये भी पॉसिबिलिटी अलाउड है। तो अगर तुमने आउटपुट्स को सेम बना दिया तो इनपुट सेम होने के साथ साथ दूसरी पॉसिबिलिटी भी अलाउड है। इसका मतलब ये क्या है? मेनी टू वन। इसका मतलब ये क्या है? मेनी टू वन। क्लियर है? बाकी तो आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कि क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस है तो चाहे पॉजिटिव इनपुट डालो या नेगेटिव इनपुट डालो, पॉजिटिव इनपुट के लिए और नेगेटिव इनपुट के लिए आउटपुट सेम ही आएगा। जैसे मान लो आपने 2 डाला, क्योंकि कंपटीशन में आएगा इतना इजी क्वेश्चन, तो आप ये सब थोड़ा करोगे। आप बोलोगे अरे 2 डाला, अरे 2 डालो या -2 डालो, मॉड ऑफ 2 या मॉड ऑफ -2 तो 2 ही आएगा, तो 1/2 आएगा आउटकम। तो 2 और -2 के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आ रहा है, तो इट वुड बी ऑटोमेटिकली मेनी टू वन। वहां पर आप एकदम सिंपल लॉजिक लगाओगे। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में x² + 3/x² - 3 था, तो पॉजिटिव 2 डालो या -2 डालो, स्क्वायर करने पे कोई भी क्वांटिटी क्या बन जाती है? पॉजिटिव। तो ये चीज आप बड़े आराम से समझ जाओगे। अब मान लो ये तो हो गया अपना सीबीएसई वाला मेथड है ना। यहाँ पे भी अगर यहाँ r प्लस हो जाता, r प्लस हो जाता तो ये दूसरी कंडीशन कैंसिल हो जाती। तो अगर इस क्वेश्चन में r प्लस होता तो दूसरी कंडीशन पॉसिबल नहीं होती, तो फिर हम कह देते कि भैया ये जो है वो 1 to 1। चलो अब इसको ग्राफिकली करते हैं, ग्राफिकली करते हैं। तो दूसरा जो मेथड है दैट इज अ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में लिख लो HLC,
ग्राफिकल मेथड में हम लगाते हैं HLC विच इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल लाइन चेक। हॉरिजॉन्टल लाइन चेक, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास फंक्शन है, अगर हमारी औकात है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ जाएगी, अभी नहीं है, तो जैसे जैसे जो भी हमारे पास फंक्शंस होंगे उनके हम ग्राफ्स बना लेंगे। तो दिस इज अ वेरी सिंपल फंक्शन, इसका ग्राफ बहुत इजी है। इट्स अ रेसिप्रोकल फंक्शन विद अ ट्विस्ट, इसमें मॉडुलस भी है। तो अपन चालू करते हैं। fx इक्वल टू, हमें y इक्वल टू 1/x का ग्राफ तो पता है, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ। रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ होता है यूं, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ होता है यूं, होता है ना यूं, ये हो गया रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ। पर आपने क्या किया, यहां पर मॉडुलस लगा दिया। मॉडुलस, मॉडुलस लगाते हुए क्या होगा, मॉडुलस लगाते क्या होगा कि अगर जो जो जहां जहां पहले क्या था, पहले x जब पॉजिटिव था तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब x नेगेटिव था तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। पर जैसे आपने पॉजिटिव कर दिया, तो चाहे पॉजिटिव x हो चाहे नेगेटिव x हो, आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा। तो जो नेगेटिव ग्राफ है वो ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव ग्राफ बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, ये दिस इज द ग्राफ। कितने लोगों को पहले से आता था ये ग्राफ? आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी न्यू दिस ग्राफ फ्रॉम स्टार्ट। कितने लोगों को इसका ग्राफ ऑलरेडी पहले से आता था? क्योंकि जितने लोगों ने ग्राफ्स वाला मेरा लेक्चर देखा होगा उन लोगों को ये आता होगा ग्राफ। बोल दो ना, जितने लोगों ने मेरे ग्राफ वाला लेक्चर देखा है उन लोगों को ये ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मॉडुलस, इस फंक्शन का ग्राफ। अब व्हाट इज एचएलसी? एक बार आपने ग्राफ बना लिया, उसके बाद क्या है एचएलसी? ट्राई टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पता है आपको क्या होती है? ट्राई टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन एनीवेयर ऑन द ग्राफ सच दैट इट कट्स इट मोर देन वंस। क्या आप ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो कहीं पे भी? एक जगह भी बना ली तो सक्सेसफुल हो जाओगे। क्या आप ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो जो दो बार काट रही है? यस, ये देखो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये दो बार काट रही है। इसका क्या मतलब है? x की दो वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू आ रही है। x की दो वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू आ रही है। इसका क्या मतलब है? x की दो वैल्यूज के लिए अगर y की एक वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया? मेनी टू वन। तो HLC में क्या होता है? वी ट्राई, या ऐसे लिखो इफ पॉसिबल, अगर ऐसी हल्की सी भी पॉसिबल है, इफ पॉसिबल टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन such that it cuts the graph more than once। अगर कहीं पे भी हल्की सी पॉसिबिलिटी है टू ड्रॉ अ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, such that it cuts the graph more than once, then it is many to one। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तब वो फंक्शन जो होगा वो मेनी टू वन होगा। पर मान लो ऐसा नहीं हुआ तो अदरवाइज वन टू वन, अदरवाइज वन टू वन, अदरवाइज वो क्या होगा? वन टू वन। समझ में आ गया? पर वही है, इसमें बहुत बड़ी लिमिटेशन क्या है? इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि ये चीज तभी पॉसिबल है जब आपको ग्राफ बनाना आता हो। अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता तो फिर तो कितनी भी कोशिश कर लो कुछ नहीं होना, फिर तो कितनी भी कोशिश कर लो कुछ नहीं होना। समझ में आ गया ना? चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, है ना? चलो एक और फंक्शन ले लेते हैं। करें, बहुत कॉमन है, सबसे कॉमन फंक्शन है क्वालिटी फंक्शन। ये बोर्ड्स वाले जितने भी एकेडमिक्स वाले हैं उनके लिए तो वो सोचते हैं कि क्वालिटी फंक्शन दे दो, बच्चे उसी में ढेर हो जाएंगे। तो आपका एक फंक्शन है, ऑब्जर्व दिस, इट इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। इसका रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर। चलो 20 सेकंड दे रहा हूँ, करें। 20 सेकंड दे रहा हूँ, करें, सोचें और करें।
बेटा अश्मित, भक्ति, समझ में आ रहा है आप लोगों को? गौरवेंद्र, ईरा, परीक्षित, निशी, प्लीज रिस्पॉन्ड अगर समझ में आ रहा है। सो तो नहीं गए? जगे हो ना? सोना नहीं है? पर चला सबको बता दे, हम तो भाई सर पढ़ाई कर रहे हैं तो सो गए अपन मस्ती से। देखो अपना ना एक मस्त सा एक वर्किंग स्टेशन टाइप, स्टडी स्टेशन टाइप बना लो। जैसे होता है ना आजकल अपन प्ले स्टेशन टाइप बनाते हैं, अपन यहाँ अपना प्ले स्टेशन रखेंगे, वीडियो गेम खेलेंगे। ये मेरी हाई रेस्ट वाली चेयर होगी। तो बेटा ऐसे ही अपना पढ़ने का भी पूरा प्रॉपर एक जगह बना लो जहाँ पे आप चीज़ों को रखो। हम्म। तो मैं जो बोल रहा था आपको होमवर्क में, ये वाला लेक्चर है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें। कोशिश करता हूँ। नहीं दिख रहा होगा, चलो कोई नहीं, नहीं दिख रहा होगा। आप लिख लो लेक्चर 1, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लास 12, वन शॉट कवरेज ऑफ डिफरेंशिएशन। ये वाला आपको होमवर्क है। 3 आवर्स 43 मिनट्स का लेक्चर है। हाँ जायद बोलता ऑलरेडी सीन दैट लेक्चर। हाँ जिन्होंने देख रखा है बहुत बढ़िया है, जिन्होंने देख रखा है बहुत बढ़िया है। क्या आता सबसे लेट एंट्रेंस आज का? आरुल, वेलकम, वेलकम टू द क्लास। आरुल दीदी एंट्री में तुमको, वेलकम टू द क्लास आरुल। बहुत लेट हो गया आज। होता है ना कई बार अपन ऑफलाइन क्लास ले रहे होते तो कुछ लोग आराम से घूमते फिरते आते, सर मे आई कम इन। तो आरुल भी आज ठीक है, आरुल हैज अ रीजन फॉर कमिंग लेट, बट ठीक है। तो एनीवेज मैं जस्ट आफ्टर दिस क्लास ओनली मैं, अच्छा अच्छा आरुल की एक और क्लास चल रही, कोई बात नहीं आरुल, मिलने आ गए। थैंक्स फॉर कमिंग आरुल, थैंक यू। तुम आए, बाहर आई। चलो बाकी होता है, ये क्या है, 1 to 1 है कि मैनी टू वन है? चलो इसको दोनों तरीके से करके दिखाते हैं। चलो आरुल ये मेथड देख लो, किसी भी फंक्शन को 1 to 1 बताना है कि मैनी टू वन बताना है, उसका ये मेथड है। दो मेथड सीखे हमने, सीबीएसई मेथड और हम लोगों ने सीखा है दूसरा ग्राफिकल मेथड। इसको दोनों से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? और फिर डिफरेंशिएशन भी करके दिखाऊंगा, तो बड़ा अच्छा है। तो सबसे पहले सीबीएसई मेथड, इसको y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। y x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सो फॉर लेट, सॉरी क्या लिखा है, लेट y1 इज इक्वल टू fx1 एंड y2 इज इक्वल टू fx2, है ना? इसको fx भी लिख लो, fx भी लिख लो, अच्छी बात है ना, fx भी लिख लो इसको fx भी लिख लो। सो y1 इज इक्वल टू fx1 एंड y2 इज इक्वल टू fx2। तो व्हाट इज y1? y1 होगा x1 का स्क्वायर प्लस 5x1 प्लस 6। एंड व्हाट इज y2? y2 होगा x2 का स्क्वायर प्लस 5x2 प्लस 6 होगा ना? फिर मैंने आपको क्या सिखाया था, लेट ये स्टैंडर्ड स्टेप, ये स्टैंडर्ड स्टेप, y1 इज इक्वल टू y2, लेट y1 इज इक्वल टू y2। तो हमारे पास क्या आएगा, x1 का स्क्वायर प्लस 5x1 प्लस 6 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 5x2 प्लस 6। 6 6 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। अब जो सारी टर्म्स उनको एक तरफ ले आओ और क्लबिंग कर लो, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर एक तरफ कर लो, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर एक साथ क्लब कर लो, प्लस 5x1 उधर चलाएगा, 5 कॉमन आएगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 प्लस 5x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x1 प्लस x2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो कंडीशंस होंगी, या तो x1 x2 के बराबर होगा, या फिर x1 जो होगा माइनस x2 माइनस 5 के बराबर होगा। जल्दी बताओ, यहाँ तक सबने सॉल्व कर लिया, लिख लिया? तो बता दें, या तो ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो x1 x2 के बराबर है, या तो ये 0 है तो x1 प्लस x2 प्लस 5 0, तो x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2 माइनस 5। प्लीज एस एंड डब्ल्यू लिख देना चैट सेक्शन में अगर यहाँ तक लिख लिया तो, है ना?
ठीक है, बेटा नींद वींद आए तो बता देना मुझको, थोड़े गाने वाने चला दूंगा फिर बैकग्राउंड में। तो आप देखिए तो x1 x2 के बराबर है या फिर x1 माइनस x2 माइनस 5 के बराबर है। इसका क्या मतलब है? क्या दो कंडीशन आई हैं? तो ये कंडीशन तो आनी ही आनी थी। अगर आपने दो आउटपुट सेम किए तो उनके करस्पॉन्डिंग इनपुट तो सेम होंगे ही होंगे, ये पॉसिबिलिटी तो है। पर दूसरी पॉसिबिलिटी भी आई है, क्या ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है। अगर x2 रियल नंबर है, अगर x2 रियल नंबर है तो माइनस x2 भी रियल नंबर होगा, और माइनस x2 माइनस 5 भी एक रियल नंबर होगा। तो x2 अगर रियल नंबर है तो x1 भी एक रियल नंबर पॉसिबल है। दोनों के बीच का ये रिश्ता भी पॉसिबिलिटी एक अराइज करता है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो मेनी टू वन है, ये जो फंक्शन है वो मेनी टू वन है कि नहीं? इज दैट क्लियर? दिस फंक्शन इज मेनी टू वन। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर मान लेते हैं ये तो मेनी टू वन हो गया ना, सबने लिख लिया होगा। मान लेते हैं यहाँ पे आर प्लस करते हैं, आर प्लस कर दिया। ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी है, बस ये क्वालिटी थोड़ा चेंज कर दिया है। वहां पे पता नहीं क्या, अभी मैं वो भी करके दिखाऊंगा उन्होंने क्या लिखा हुआ है, अगली क्लास में करूंगा वो। उन्होंने तो पता नहीं कितना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिख दिया है। हमने ये जो किया है दैट्स मोर देन सफिशिएंट। पर अगर यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर होता तो ये पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल है। अगर x2 रियल नंबर है, अगर x2 पॉजिटिव रियल नंबर है, व्हाट इज द डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर? मतलब इसके इनपुट्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। इनपुट्स कौन कौन से माने हमने? x1 और x2। तो अगर x2 पॉजिटिव रियल नंबर है तो x1 अगर x2 के बराबर है तो वो भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। पर अगर x2 एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो माइनस इंटू पॉजिटिव वुड बी नेगेटिव, नेगेटिव माइनस नेगेटिव वुड बी नेगेटिव। तो अगर x2 पॉजिटिव है तो x1 को नेगेटिव होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इवन दो दिस कंडीशन वुड अराइज, आप क्या लिख दोगे अगर ये क्वेश्चन होता r प्लस होता तो? कि आप बोलोगे सिंस x2 इफ x2 इज पॉजिटिव, लिख लेना इसी क्वेश्चन में r प्लस डाल लिखना, इफ x2 is positive x1 would be negative, hence the second condition is not possible, hence the only condition is x1 is equal to x2। उस केस में क्या होता बता दें चैट सेक्शन में, उस केस में ये फंक्शन क्या होता? मेनी टू वन होता है, वन टू वन होता? मेनी टू वन होता है, वन टू वन होता? वन टू वन होता। क्या बात है, वन टू वन होता, बहुत बढ़िया बेटा। उस केस में वन टू वन होता। चलो अब दूसरे दूसरे तरीके से करते हैं। अब अपन करते हैं ग्राफिकल क्वालिटी का ग्राफ। वापस बोल रहा हूँ, ग्राफ का लेक्चर देखना है, ग्राफ का लेक्चर देखना है। सो लेट अस सी दूसरा तरीका क्या है, ग्राफिकल तरीका। लेट्स डू द ग्राफिकल तरीका, जिसमें अपन ने क्या सीखा? HLC, हॉरिजॉन्टल लाइन चेक, HLC। तो लिख लीजिए HLC। ये एक क्वालिटी फंक्शन है, ये एक क्वालिटी फंक्शन है। जो क्वालिटी फंक्शन होता है उसका ग्राफ कैसा होता है? शेप बताओ कैसा होता है क्वालिटी फंक्शन का ग्राफ? पैराबोला। यहाँ पर पैराबोला है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है, वो जो कि पॉजिटिव है। इसको लीडिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं। जो भी कोई पॉलिनोमियल हो, सुनना बेटा, जो भी कोई पॉलिनोमियल हो, उस पॉलिनोमियल में जो भी x की मैक्सिमम पावर होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है, जो कि यहाँ पे जैसे 1 है, उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग मतलब सबसे बड़े पावर का कोफिशिएंट है वो, तो वो 1 है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इट शुड बी एन अपसाइड ओपनिंग पैराबोला। अगर हमारे पास एक फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इफ a इज पॉजिटिव, तो आपको मालूम है उसका जो ग्राफ बनता है वो अपसाइड ओपनिंग पैराबोला बनता है, जिसमें वो एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं कि नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा इसके रूट्स क्या आएंगे। मान लो इसके जीरोस है अल्फा और बीटा, तो ये अल्फा कॉमा जीरो होगा, ये बीटा कॉमा जीरो होगा। और वर्टेक्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, वेयर डी इज द डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। कितने लोगों को याद है? चैट सेक्शन बताएं कितने लोगों को याद है। जितने लोगों को याद नहीं है इसका मतलब उन्होंने क्वालिटी फंक्शन वाला ग्राफ वाला लेक्चर नहीं देखा है, ये रटा होना चाहिए। वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोलिक, वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसका ग्राफ पैराबोला होता है, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो अपसाइड ओपनिंग पैराबोला बनता है, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनता। ये जहां पे भी एक्स एक्सिस को काटेगा, ये एक्स एक्सिस है, जहां पे भी एक्स एक्सिस को काटेगा वहां पर अल्फा और बीटा जो इसके जीरोस होंगे या इसके रूट्स होंगे वो होंगे, और इसका जो वर्टेक्स है वो है माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर है। याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको नहीं पता बार बार कह रहा हूँ मुझे व्हाट्सएप कर देना। अगर आपको कहीं पे भी हल्की सी भी डिफिकल्टी हो, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, मोबाइल नंबर है कि नहीं? इसके पास नहीं है भैया, वापस लिख दे रहा हूँ, है ना?
मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं आपको डिजायर्ड आपको लेक्चर बता दिया करूंगा, ठीक है। आई मेट बी लेट इन रिप्लाइंग बट आई डू रिप्लाई। तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, ठीक है। एनीवेज, तो लेट अस अप्लाई दिस कंसेप्ट आउट हियर। फटाफट इसका ग्राफ बनाते हैं इस लॉजिक से। इसका ए क्या है, इसका ए है 1, इसका बी क्या है 5, इसका सी क्या है 6, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विच इज 25 माइनस 21। तो ये अपसाइड ओपनिंग पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा होगा। वो एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा होगा वो एक्स एक्सिस कट, एक्स एक्सिस को जहां पे भी कट कर रहा होगा, एक्स एक्सिस पे कौन जीरो होता है, वाई जीरो होता है। तो वाई को जीरो डाल दो, वाई को जीरो डालोगे तो क्या आएगा, एक्स एक्सिस कट पे वाई जीरो होता है, तो वाई को जीरो डाल दो, तो जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बचपन से इसको फैक्टराइज करते आ रहे हो, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 वुड बी x इज इक्वल टू -2 और -3। तो यहाँ -3 आएगा, यहाँ -2 आएगा, क्योंकि -3 छोटा है। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -3 आएगी। तो -2 और -3 नंबर लाइन में -3 छोटा है, मतलब y एक्सिस यहाँ होगी, y एक्सिस यहाँ होगी। इनफैक्ट y एक्सिस पे कहाँ कट करता है वो भी बता सकता हूँ। y एक्सिस पे कौन जीरो होता है, y एक्सिस कट पे x जीरो होता है, y एक्सिस कट पे x जीरो होगा, x को जीरो डालो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6। सर मुझे तो ये वाला वर्टेक्स चाहिए। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या था, -b/2 है, -b/2 है, -5/2, -d/4 है, तो -d -1/4। ये मैंने बहुत ही एक्यूरेटली इसका ग्राफ बना दिया है। अब मुझे बताओ अपन ने क्या सीखा है, HLC, तो ग्राफ बन गया। इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, अच्छा उससे पहले मैं तो जोश में आ गया। उससे पहले क्या ये पूरा ग्राफ अलाउड है, हाँ सर पूरा ग्राफ अलाउड है, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, अरे ये मिटा दो बेटा, इसका डोमेन क्या है आर करेक्शन कर लेना, मैंने गलती से आर प्लस लिखा था, आर प्लस होगा तो भी क्या करेंगे वो भी देख लेंगे। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें आर था, क्योंकि ये ग्राफ जो है सब जगह एक्सटेंड कर रहा है। लाइक दिस। यार मैंने एक गड़बड़ कर दी, मैं थोड़ा गलत पढ़ा दिया आपको। बेटा जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था ना, जब मैंने आर प्लस लिखा था तो मैंने क्या बोला था, वो क्या है 1 to 1 बोलते थे ना मैंने, वो गड़बड़ की थी मैंने, वो प्लीज को करेक्ट कर लेना। वो 1 to 1 नहीं होगा, उसको कैंसिल कर देना अपने नोट्स में, वो 1 to 1 नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी। जब मैंने पिछला क्वेश्चन था, जब यहाँ पर इसी क्वेश्चन में सॉरी, जब मैंने सीबीएसई मेथड किया था, आई एम सो सॉरी, जब मैंने सीबीएसई मेथड में यहाँ पे आर प्लस लिखा था ना, तो मैंने 1 to 1 बोल दिया था ना, वो मैंने गड़बड़ की थी, वो मैं करेक्ट कर दूंगा अभी। प्लीज को या तो कैंसिल आउट कर देना, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि अभी आपको रियलाइज होगा। नॉनदलेस अभी आर है, तो पूरा ग्राफ पूरे रियल नंबर में फैला हुआ है, पूरा ग्राफ पूरे रियल नंबर में फैला हुआ है। तो मैं क्या एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकता हूँ थोड़ी देर के लिए भी, थोड़ी देर के लिए एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको 2 बार काट रही है, क्योंकि अरे नहीं यार सही बोला मैं, गड़बड़ हो गई थी, नहीं काटना नहीं चाहिए था, सो सॉरी काटना नहीं चाहिए था, करेक्ट कर लेना, सो सॉरी। थोड़ा सा मैं डेविएट हो गया था, रियली सॉरी फॉर इट। पर नॉनदलेस क्या मैं किसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकता हूँ जिसको 2 बार काट रही है? यस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना दी, इसको कितनी बार काट रही है? 2 बार। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको 2 बार काट रही है, इसका मतलब है कि इट इज मैनी टू वन। अब जो मैं थोड़ा सा डिवेट कर लिया था, अगर यहाँ आर प्लस होता तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को 2 बार काट रही है, इसका मतलब एक्स की 2 वैल्यूज के लिए वाई की 1 वैल्यू है, तो मैनी टू वन है। अब सुनना ध्यान से, अगर यहाँ पे आर प्लस होता, तो इस ग्राफ में जो इनपुट है वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर होगा, तो इस ग्राफ में हम सिर्फ उतना ही पोर्शन रखेंगे जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बन रहा है, इनपुट्स को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रखते हैं। तो सारे ग्राफ को मिटा देंगे, सिर्फ उतने पोर्शन ऑफ द ग्राफ को रखेंगे जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो ग्राफ है वो सिर्फ इतना है, इतना सा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आर प्लस है ना, तो यहाँ भी हॉलो सिर्फ इतना है, ये एक्स एक्सिस है, कहीं कटवट नहीं कर रहा, सिर्फ इतना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो ये सिर्फ इसको एक ही बार काट रही है।
तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन कटिंग इट मोर देन वंस, हेंस इट इज 1 to 1। बेटा बताओ चैट सेक्शन में अगर ये चीज समझ में आ गई, हेंस इट इज नॉट 1 to 1। मैं थोड़ा बीच में गड़बड़ बोली थी, कुछ काटने की जरूरत नहीं थी, आई वाज एकदम परफेक्टली करेक्ट। मुझे ऐसा लगा था मैं थोड़ा सा आई जंप्ड द ट्रैक, बट एवरीथिंग इज फाइन। प्लीज बेटा WRS लिख दो अगर ये चीज समझ में आ गई। मैं बताऊंगा कहाँ पे कंफ्यूजन होगी। प्लीज राइट WNS इन द चैट सेक्शन, प्लीज राइट WNS इन द चैट सेक्शन। नाउ आई विल टेल यू व्हाई ग्राफिकल मेथड इज मच बेटर देन CBSE मेथड। अभी मैं आपको वो बताऊंगा व्हाई इज ग्राफिकल मेथड मच बेटर देन CBSE मेथड। बट उसके पहले आपको याद होगा हमको ब्रह्मास्त्र सीखना है, तो ब्रह्मास्त्र के लिए एक चीज ऑब्जर्व करो। ब्रह्मास्त्र के लिए एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जो ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन था वो था many to one। जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था वो था many to one, था ना? क्यों था? क्योंकि आप ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने में सक्सेसफुल हो गए थे जो उसको दो या दो से ज्यादा बार काट रही है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन चेक से एक चीज सोचो, अगर ग्राफ में कोई हॉरिजॉन्टल लाइन उसको 2 बार काट रही है, ऐसा कब हो सकता है यार? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को 2 बार काट रही है, ऐसा कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है, और मुझे सब लोग कंफर्म करेंगे क्या वो इस चीज को ग्राफ से समझ पाते हैं। कोई हॉरिजॉन्टल लाइन किसी ग्राफ को 2 बार तभी कट पाएगी जब उस ग्राफ में कम से कम एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे वर्टेक्स है। बोलो बेटा ये लेवल है, एक ग्राफ ने इसको 1 बार काटा तो नीचे क्या होगा, उसके बाद दोबारा काटे तो उसके बाद उसको टर्न तो करना ही पड़ेगा ना। तो क्या आपको ये चीज समझ में आई? तो लिख दो ये चीज चैट सेक्शन में, यस लिख दो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि ग्राफ को देखकर हमें समझ में आ गया, HLC को देखकर हमें समझ में आ गया कि इफ किसी फंक्शन को many to one होना है तो इट शुड हैव एटलीस्ट 1 टर्निंग पॉइंट इन द डोमेन। लिख लेना ये चीज, लिख लेना। इफ अ फंक्शन हैज टू बी many to one, then if a function has to be many to one, ये चीज अभी समझ में नहीं आएगी, तो जब हम ब्रह्मास्त्र सीखेंगे तब समझ में आएगा। इफ अ फंक्शन हैज टू बी many to one, then it should have at least 1 turning point, then it should have at least 1 turning point इन द ग्राफ। कम से कम एक टर्निंग पॉइंट तो होना ही चाहिए, ठीक है? चलो अभी मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूंगा, उससे पहले मैं आपसे 2-3 चीजें पूछता हूं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? अभी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूंगा, क्वालिटी के रहने दूंगा, ध्यान देखिएगा। मैं आपके सामने 2 पॉसिबिलिटी दे रहा हूं। एक फंक्शन है पॉलिनोमियल, उसका ग्राफ ऐसा है, ये A नाम देता हूं, ये पहला फंक्शन, और दूसरा यहां लिख देता हूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सोच के बताइएगा, A और B, A इज करस्पॉन्डिंग टू अ फंक्शन fx, कोई फंक्शन है रैंडम, ये क्वेश्चन नहीं है, दूसरा कोई रैंडम से बता रहा हूं, और ये gx है। सोच के बताइएगा A और B में से कौन सा 1 to 1 है, कौन सा many to 1 है? जल्दी बताएं चैट सेक्शन में, A और B में से कौन सा 1 to 1 है और कौन सा many to 1 है? सोच के बताइएगा चैट सेक्शन में, A और B में कौन 1 to 1 है और कौन सा many to 1 है? चैट सेक्शन में सोच के बताइएगा। HLC लगाओ, ये वाला फंक्शन नहीं है, कोई रैंडम फंक्शन है, इसको मिटा देता हूं, ये fx नहीं है। कोई से भी 2 रैंडम फंक्शन से fx और gx, उनका ग्राफ मैंने बना दिया। बताएं कौन सा 1 to 1 है, कौन सा many to 1 है? शैतांशु बोलता है A many to 1 है शायद, उमार बोलता है दोनों many to 1 है, अमनदीप बोलता है सर A many to 1 है, B 1 to 1 है, A many to 1 है, B 1 to 1 है। बाकी लोग बताएं। अर्श बोलता है सर दोनों many to 1 है, प्रिंस भी बोलता है दोनों many to 1 है, रोहित बोलता है दोनों many to 1 है। अरे बेटा दोनों many to 1 है। ध्यान देखो, जितने लोगों ने दिमाग थोड़ा सा गलत लगा दिया, देखो ये तो many to 1 है, दिख रहा है साफ साफ, मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है। एक्स एक्सिस अपने आप में हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ बिहेव कर रही है, ये एक्स एक्सिस ही हॉरिजॉन्टल लाइन इसको 1, 2 और 3 बार काट रही है, तो इसका मतलब ये तो many to 1 है, जो कि सबने बोला है। पर कुछ लोग घबरा गए A में, B में। ध्यान देखो,
मैंने क्या बोला, अगर आप थोड़ी देर के लिए भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए सक्सेसफुल हो जाओ जो उसको एक से ज्यादा बार काटे, तो थोड़ी देर के लिए पॉसिबल है। हाँ, यहाँ पॉसिबल नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए पॉसिबल है ना। और याद होगा जब हम लोग पढ़े थे 1 to 1 और मेनी टू वन, तो मैंने बोला चाहे कितना भी 1 to 1 हो, अगर गलती से एक जगह भी मेनी टू वन दिख जाएगा तो वो फंक्शन क्या होगा, मेनी टू वन। तो दिस इज भी ऑल्सो मेनी टू वन। बेटा थम्स अप दे दो अगर ये चीज समझ में आ गई। अब फटाफट लेट मी जस्ट डिस्कस। वेरी गुड, चलो अब फटाफट लेट मी डिस्कस दी लास्ट पोर्शन, and that portion is the differentiation method. ठीक है, चलिए लास्ट, द डिफरेंशिएशन मेथड। सो इसके लिए ये वाला ग्राफ ले लेते हैं, ये पॉजिटिव लेते हैं, आर रखते हैं, ये भी आर रखते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ फंक्शन f that belongs from real numbers to real numbers such that fx equal to x square minus 5x plus 6. Check if it is 1 to 1 or many to 1. check if it is 1 to 1 or many to 1. आइए आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं और इसके अंदर मैं आपको डिफरेंशिएशन का मेथड भी सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन भी करवाने की कोशिश करूंगा इसके अंदर, या तो डिफरेंशिएशन को अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सो आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्वालिटी है, समझ में आ गया होगा। क्वालिटी का ग्राफ क्या होगा, मेनी टू वन। ध्यान सुनना, क्वालिटी का ग्राफ क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, पैराबोला, दिमाग लगाओ ना। सारे रियल नंबर्स बताओ 1 to 1 है कि मेनी टू 1 है, जल्दी बताओ, मेनी टू 1 है कि 1 to 1 है। लास्ट क्वेश्चन आज का, जोश में बताओ ये 1 to 1 है कि मेनी टू 1 है। मेनी टू 1 है, साफ साफ दिख रहा है, इट इज मेनी टू 1 क्योंकि अपसाइड ओपनिंग पैराबोला है। सिंस इट्स अपसाइड ओपनिंग पैराबोला इट इज मेनी टू 1। अब इट इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। अब चेक इफ इट इज मेनी टू 1, तो अपना मेनी टू 1 आ गया। अपन ने ग्राफिकली सोचा, अब मैं डिफरेंशिएशन वाला तरीका बता रहा हूँ। हमने जब ग्राफिकल मेथड देख रहे थे तो हमने बोला था कि अगर ग्राफ में थोड़ी देर के लिए भी टर्निंग पॉइंट आता है तो वो क्या होता है, मेनी टू 1। तो आप लिख लेना, इफ देयर इज अ टर्निंग पॉइंट, इफ देयर इज अ टर्निंग पॉइंट, if there is a turning point in the graph, if there is a turning point in the graph, then it is many to 1। और टर्निंग पॉइंट आगे लिख लो, अभी आपको नॉलेज थोड़ी सी लिमिटेड है। टर्निंग पॉइंट पे डीवाई बाई डी जीरो होना चाहिए, टर्निंग पॉइंट पे डीवाई बाई डी जीरो होता है, बस इतना लिख लो। बस अभी फॉर द टाइम में इतना याद रखो, ये वैसे पूरा सच नहीं है पर अभी के लिए इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। जब भी किसी ग्राफ में टर्निंग पॉइंट जीरो होता है, सॉरी, जब भी किसी ग्राफ में किसी पॉइंट पे टर्निंग पॉइंट आता है तो वहां पे डीवाई बाई डी जीरो होता है। तो हम इस फंक्शन में कहीं पे ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं अगर डीवाई बाई डी वहां पे जीरो होता है, देखते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये y है, अपन डीवाई बाई डी निकालते हैं। डिफरेंशिएशन सबको आता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5x का माइनस 5, पुट एट टर्निंग पॉइंट, एट टर्निंग पॉइंट हमने क्या सीखा है, टर्निंग पॉइंट पे डीवाई बाई डी जीरो होगा, तो पुट डीवाई बाई डी इक्वल टू जीरो, मतलब डीवाई बाई डी का एक्सप्रेशन है 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5/2, x की वैल्यू 5/2 आ गई, x की वैल्यू 5/2 आ गई। इसका मतलब ये ऐसा एक पॉइंट हमने ढूंढ लिया जो कि हमारे रियल नंबर में लाई करता है। हमने एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया जो कि हमारे रियल नंबर में लाई करता है, जहां पर हमने एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया जहां पर जो कि रियल नंबर में लाई करता है, जहां पे टर्निंग पॉइंट आ रहा है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट पे लिए डीवाई बाई डी जीरो होगा और इस पॉइंट पे डीवाई बाई डी जीरो है। इसका मतलब सिंस टर्निंग पॉइंट एग्जिस्ट, लिख लेना, सिंस टर्निंग पॉइंट एग्जिस्ट, since turning point exists in the domain, hence many to 1. Is that clear? So I guess this was a very decent discussion that we had about 1 to 1, many to 1. At least that is a perfect discussion that we had, है ना।
बताएं ऑन अ स्केल ऑफ बताएं ऑन अ स्केल ऑफ 100 कितना परसेंट समझ में आया आपको? बिफोर वी एंड द सेशन, ऑन अ स्केल ऑफ 100 कितना परसेंट में आया? दैट्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन टुडे. We'll continue our discussion from here tomorrow. Oh, sorry, day after, on the next class, the next day that you have, है ना? So जस्ट मुझे बताएं कितना परसेंट समझ में आया?